राजनीति का 3rd चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और जिसका नाम है नियोजित विकास की राजनीति। नियोजित विकास की राजनीति यानी जो हमने पढ़ा था कि कैसे भारत जब स्वतंत्र हुआ तो 3 चुनौतियां थी। उनमें पहली थी राष्ट्र की एकता अखंडता, दूसरी थी कि लोकतंत्र की बहाली और तीसरी थी विकास की। तो सबसे गहरा जो मुद्दा था वो विकास का था, क्योंकि भारत जो हमें जैसी हालत में मिला था, बहुत जर्जर स्थिति थी, आर्थिक रूप से बहुत खराब स्थिति थी, खाद्यान्न में भी हम पीछे थे। ये सब कुछ हम पढ़ रहे थे, ठीक है। तो अब स्थिति ये थी कि भारत जो अपना विकास करेगा वो कैसे करेगा, जो उपलब्ध संसाधन हैं, जो जनता है, चाहे वो लोग हों या खनिज हो या अन्य चीज़ें हों, उनको हम किस तरह से यूटिलाइज करें कि विकास के नए आयामों को प्राप्त करें। तो इस प्रकार से ये सब मंथन चल रहा था। और हम अगर बात करें छोटा सा कि नियोजित विकास क्या होता है, तो मेरी नज़र में नियोजित विकास जो है एक योजनाबद्ध तरीके से क्रमिक रूप से लक्ष्य निर्धारित करके उन्हें प्राप्त करना, यही नियोजित विकास होता है। यानी हमने एक प्लानिंग बनाई, हमारे पास 100 रुपये हैं, उन 100 रुपये से हमें इस तरह से करना है कि कोई काम करना है और उसमें से पूरा काम भी हो जाए और हमें फ़ायदा भी हो। तो हमने 100 रुपये का कोई सामान खरीदा और उसको लेके बेचा और बेचकर हमको जो है 150 रुपये मिले, तो क्या हुआ, 50 रुपये हमारा फ़ायदा हो गया, है ना। ये तो छोटा छोटा बताया, ऐसे ही बड़े, यानी हमने प्लानिंग तरीके से करी और उसको कैसे कहाँ बेचेंगे, कितनी कॉस्ट रखेंगे, है ना, कहाँ से खरीदेंगे कि सस्ते में मिल जाए हमको वो बल्क में। 100 रुपये में हमने मान लो पेन खरीद लिया, पूरा एक पैकेट खरीद लिया, या टॉफ़ियाँ खरीद लें और एक पैकेट, और धीरे धीरे हमने उसकी रेट जैसे उसमें से 150 टॉफ़ियाँ निकली और हमने 1 रुपये की एक टॉफ़ी पर बांटी, मार्केट में दी, तो क्या हुआ, 150 टॉफ़ियाँ 150 रुपये की बिक गई। इस प्रकार से हमको 50 रुपये का फ़ायदा हो गया। तो ये नियोजित तरीके से काम करना होता है। या हम बात करें दैनिक दिनचर्या की, तो जब कभी हमारा स्कूल होता है, और अभी तो रोज़ संडे जैसा है, पर जब हमारा स्कूल होता है तो हम होते हैं ना संडे फ्री रहेंगे, तो उस दिन हम प्लानिंग करते हैं कि आज मैं कपड़े भी धोऊंगी, या आज हम जो है कहीं मिलने जाएंगे, आज मुझे बहुत सारे काम निपटाने हैं, ये करने। या कई लोग प्लान करते हैं कि आज मैं बहुत सोऊंगा, आज नहीं उठूंगा देर तक, आज नहीं उठूंगी। तो इस प्रकार से अलग अलग तो ये होता है। अब उसमें से हम जितने टारगेट फिक्स करते हैं उतने क्या प्राप्त कर पाते हैं, ऐसा बहुत कम होता है कि हमने जो जो सोचा है संडे के लिए वो पूरा हो जाए। तो अगर नहीं होता है तो कहीं ना कहीं टाइमिंग मैनेजमेंट में आपका कुछ फॉल्ट है। या अगर पूरे अचीव कर लेते हैं तो बहुत अच्छा लगता है ना कि हमने जो टारगेट लिया था वो पूरा कर लिया, बहुत हैप्पी सा फील करते हैं, है ना। और वो सब इसलिए होता है कि हमने जो सोचा तो टू द पॉइंट परिस्थितियाँ भी वैसी ही बनी रहे। अगर मान लो हमने सोचा कि हम आज कपड़े धोएंगे, पता चला कि आज बिजली नहीं है तो वॉशिंग मशीन नहीं चल रही है या पानी नहीं आ रहा है, तो आपका प्लान सुबह से बिगड़ गया, है ना। अगर सोने की बात है तो सुबह पता चला कि बाहर से कोई आवाज़ें आ रही है, घर में लोग शोर शराबा शुरू हो गया, आप नहीं सो पाए, है ना। या कहीं जाकर कुछ करना है तो और हड़ताल उस दिन हो गई है, जैसे कई बार सुनते हैं कि आज भारत बंद है। तो परिस्थितियाँ भी आपके अनुकूल होना चाहिए, ठीक है। और तो ये होता है योजनाबद्ध तरीके से काम करना। हम इस चैप्टर के उसमें पढ़ेंगे तो एक ऊपर ही दिया हुआ है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो इस्पात कारखाने का सबसे ज़्यादा क्रेज रहा, क्योंकि लोहा सभी उद्योगों का आधारभूत कच्चा माल है ना, आधारभूत है, आधार है सभी उद्योगों का। ये लोहे का तो इस्पात का तो उपयोग होता ही होता है, चाहे मशीनरी निर्माण हो या अन्य साधन। तो उड़ीसा में बहुत ज़्यादा लोहे के जो है इस्पात के भंडार हैं, है ना। तो और वो ऐसी जगह पे हैं जो पिछड़े इलाके हैं, यानी जंगलों में, पहाड़ों में आदिवासी लोग जहाँ रहते हैं। तो उड़ीसा की सरकार ने सोचा कि ये सब जगह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर लोहे की बहुत ज़्यादा डिमांड हो गई। तो उड़ीसा सरकार ने सोचा क्यों ना हम इस अवसर को बनाएं, और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर जो उद्योगपति थे इस्पात के, उनसे समझौता कर लिया कि हम आपको भी देंगे, आपको भी देंगे, है ना। उनको लगा कि इससे पूंजी का निवेश होगा उस राज्य में, तो पूंजी तो आएगी सही, साथ ही वो जो उद्योग लगाएंगे उससे आधारित जो भी खनन करेंगे तो उस पर रोजगार भी मिलेगा जनता को। तो राज्य सरकार का भी सोचना ठीक था और केंद्र सरकार को भी लगा कि भाई उद्योग तो जरूरी है, क्योंकि विकास के लिए उद्योग लगना बहुत आवश्यक है। अगर नहीं लगे तो फिर कैसे काम चलेगा आगे। तो अगर इसको रोका गया तो कहीं ना कहीं विकास को रोकना है। वहीं कुछ दूसरे जो दृष्टिकोण वाले थे, जैसे कि वहाँ के जो निवासी थे आदिवासी लोग, उनको लगा कि अगर यहाँ ये काम शुरू हो गया तो यहाँ खुदाई शुरू हो जाएगी, खनन शुरू होगा। वो प्राकृतिक रूप से जहाँ रहते आ रहे थे उनके उन घरों को क्षति पहुँचने वाली थी। तो उनको लगा कि ये ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं हमारे आवास और जो उनको वनों से उपज प्राप्त होती थी उसके वो खुद ही मालिक थे, कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ता था, कुछ नहीं करना, आराम से
प्राकृतिक जीवन जी रहे थे, वहाँ से जो प्राप्त होता था उसको मार्केट में बेच के और खुद के खाने के लिए भी वो पर्याप्त था। तो उनकी व्यवस्था बिगड़ रही थी, यानी उनको विस्थापन झेलना था। तो पर्यावरणविद हो या सामाजिक मानव कार्यकर्ता, मानव अधिकार कार्यकर्ता, ये सब लोग जो है उसके विरोध में थे। तो ये दो दृष्टिकोण होते हैं, विरोध तो झेलना पड़ेगा, कोई एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, अगर अच्छा भी होता है तो बुरा भी होता है। अब ये हमें तय करना होता है कि कौन सा ज़्यादा आवश्यक है, उस मार्ग पर चला जाए, है ना, और दूसरे का ज़्यादा अहित भी ना हो, ऐसा मध्यम मार्ग भी निकालना पड़ता है। तो हम बात कर रहे हैं उड़ीसा के उदाहरण की, तो ऐसे ही हर जगह विरोध देखने को मिलता है। तो यहाँ बात करेंगे हम राजनीतिक टकराव की, यानी जब भारत सरकार ने विकास की बात की कि अब आगे बढ़ना है, कैसे बढ़ना है, तो सभी राजनीतिक दलों से बात करना आवश्यक था। हालांकि उस समय कांग्रेस बहुत प्रभुत्व वाली पार्टी थी, पर उस समय की राजनीतिक परंपराएं बड़ी स्वस्थ थी और सभी लोगों को सम्मान दिया जाता था। तो उनने कहा सभी से चर्चा की जाए, तो सभी के अलग अलग मत थे विकास को लेके। कोई कह रहा था कि विकास के लिए उद्योग आवश्यक है, कोई कह रहा था नहीं, कृषि चूंकि भारत की रीढ़ है तो ग्रामीण जीवन रीढ़ है, तो जो है ग्रामीण क्षेत्र से कृषि को ही बढ़ावा देकर विकास किया जाना चाहिए। अलग अलग मत थे। एक और मत आता है सामने, विचारधाराएं जो आती हैं, लोग कहते हैं कि वामपंथी और दक्षिणपंथी। कल जब मैं ऑनलाइन पढ़ा रही थी तो मेरा एक बच्चा पूछ रहा था मैम वामपंथी और दक्षिणपंथी क्या है, तो वो आपको क्लियर कर दूं कि वामपंथी और दक्षिणपंथी में क्या अंतर होता है। हालांकि मैंने उसको बता दिया था, पर और अच्छे से आज मैं एक्सप्लेन करूंगी कि वामपंथी वो होते हैं जो गरीब और पिछड़े वर्गों का समर्थन करते हैं, यानी जैसे कम्युनिस्ट पार्टी वाले, कम्युनिस्ट है ना, या हम कहें कि मार्क्सवादी, या हम कहें कि साम्यवादी, है ना, ये जो लोग होते हैं इस विचारधारावादी, साम्यवादी विचारधारा या मार्क्सवादी, साम्यवादी विचारधारा मार्क्स के विचारों पर आधारित है। और हमारे भारत में कम्युनिस्ट पार्टी इसका एक प्रमुख वो है, विचार का एक गढ़ है। तो भारत में भी कम्युनिस्ट पार्टी प्रथम आम चुनाव में भी सेकंड नंबर पर आई थी, 16 सीटें मिली थी, तो इस प्रकार से उसका वर्चस्व था। तो ये जो विचारधारा है, वामपंथी लोग सोचते हैं कि कोई भी काम हो तो उससे गरीबों का अहित ना हो, गरीब लोग दबाए ना जाएं, कुचले ना जाएं, और हर व्यक्ति को जो है सुरक्षा प्रदान हो, वो वामपंथी विचारधारा है। अब दक्षिणपंथी विचारधारा क्या है, तो दक्षिणपंथी विचारधारा अगर इसके विकास के संदर्भ में आप माने तो ये वो मानते हैं कि खुली प्रतिस्पर्धा के समर्थक हैं, और ये जो यह मानते हैं कि बाजार मूलक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ही प्रगति हो सकती है, यानी सरकार को कुछ लोगों के भले के लिए विकास को रोकना नहीं चाहिए, मार्केट में छोड़ दो, जो विजित होगा वो विजयी होगा, वो आगे बढ़ेगा, भाई जिसमें जितनी क्षमता होगी वो उतना आगे बढ़ेगा। तो खुली प्रतिस्पर्धा की ये वकालत करते हैं, और ये कहते हैं कि बाजार अर्थव्यवस्था का विकास सरकार के भरोसे नहीं बल्कि बाजार के भरोसे छोड़ दो, बाजार अपने आप, जो व्यक्ति आगे बढ़ता जाएगा, जिसके पास गट्स है, जिसके पास पूंजी है, वो आगे बढ़ता जाएगा। तो ये दक्षिणपंथी विचारधारा है, ठीक है। इसी संदर्भ में हम आगे बढ़ते हैं विकास की धारणा, चूंकि हमें अगर विकास को जानना है तो विकास की धारणाएं भी अपन को समझनी पड़ेगी, ठीक है, कि विकास कैसे किया जाए। तो पूरे विश्व के साथ जैसा था वैसा भारत के साथ भी था कि दो तरह के मार्ग थे उसके पास, है ना, विकास की धारणा है ना। तो हम ये कहा जाता है कि पुरानी संरचना को तोड़कर ही नई संरचना बनती है। पुरानी समाज व्यवस्था को खत्म करके नई संरचना बनाई जाती है। बनाई जाती है, यानी जो विकास है अभी जो चल रहा था, जैसी भी व्यवस्था थी भारत की या उस समय अन्य देशों की भी, उनके सामने ये चुनौती थी। यानी अगर आपको विकास करना है तो आप अगर कोई मॉडल अपनाना चाहते हो तो आपके लिए जो परंपरागत व्यवस्था है उसको पहले खत्म करना पड़ेगा। जैसे कि भारत कृषि प्रधान देश था, अब अंग्रेज लोग आए, आत्मनिर्भर था, कुटीर उद्योग भी थे, सब कुछ था, पूरी तरह समृद्ध था, अंग्रेजों ने उसको विनष्ट कर दिया। तो हमें जो मिला वो जर्जर भारत मिला अर्थव्यवस्था के रूप में। तो ऐसे में चूंकि 73-75% लोग गाँव में रहते थे, कृषि पर आधारित थे, तो फिर हमें ऐसे सोचना था कि हम किसको आधार बनाएंगे। उधर पूरे संपूर्ण विश्व में जो है उद्योगीकरण हो रहा था, उद्योग के आधार पर विकास किया जा रहा था। तो
सामने दुविधा की स्थिति थी कि हमारे यहाँ प्रधानता कृषि की है, लेकिन हमें औद्योगिकरण भी करना है, तो कैसे करें। तो इसमें एक अवधारणा को समझना जरूरी है। तो उसके लिए ये था कि पुरानी व्यवस्था को खत्म करके नई संरचना बनाई जाती, जैसा कि सोवियत संघ में हुआ था, है ना, और अन्य जगह भी जो विकास के मॉडल अपनाए गए थे, है ना। तो भारत के पास संपूर्ण विश्व की तरह दो मॉडल थे, है ना, विकास के। पहला जो था वो था उदारवादी पूंजीवादी मॉडल, उदारवादी पूंजीवादी मॉडल, ठीक, जो कि कहता है कि राज्य को कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए, है ना, और खुली अर्थव्यवस्था के आधार पर छोड़ देना चाहिए। दूसरा था सोवियत संघ समर्थित समाजवादी मॉडल, सोवियत समाजवादी मॉडल, है ना, मॉडल। और ये जो था ये कहाँ था, अमेरिका, है ना, यानी अमेरिका सहित और भी यूरोप के देश थे, वहाँ ये पर विशेषकर हम बात करते हैं अमेरिका की, जैसे कि यहाँ सोवियत संघ की बात करते हैं, क्योंकि समाजवादी मॉडल प्रारंभ में चीन ने, सोवियत संघ ने और चीन ने ही अपनाया था। सोवियत संघ में तो क्रांति हुई थी समाजवादी मॉडल के लिए 1917 में, जो रूसी क्रांति हुई थी, उसके तहत ये मॉडल लाया गया था। तो दो मॉडल थे। अब ये भारत के साथ ये था कि किस आधार पर चले, वो कौन सा मार्ग सही होगा। तो चूंकि बहुत सारे लोग जो थे भारत में वो अमेरिकी मॉडल के समर्थक नहीं थे, वो समाजवाद के समर्थक थे, और जिसमें हमारे कम्युनिस्ट थे, है ना, कम्युनिस्ट पार्टी, है ना, या समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी, ठीक है। उसके अलावा भले कांग्रेस में है, लेकिन स्वयं नेहरू जी भी, नेहरू जी जो थे ये क्या मानते थे, ये समाजवादी मॉडल को यानी सोवियत मॉडल को ज़्यादा अच्छा मानते थे कि कृषि का विकास करके और हमें आगे, क्योंकि भारत की प्रकृति भी वही थी, जड़ें भी हमारी कृषि से जुड़ी हुई थी, तो ज़्यादातर लोग ये मानते थे। अमेरिकी मॉडल को मानने वाले बहुत कम लोग थे, जो पूंजीपति या उद्योगपति पुराने थे वही उसको मानते थे। तो भारत ने जो है उसके लिए क्या किया, फिर एक योजनाएं बनाई, और जैसा कि हम जानते हैं कि पहली पंचवर्षीय योजना में जो है कृषि को महत्व दिया गया, बाद में उद्योगों को, ये हम आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही कि विकास की जो अवधारणा है वो क्या थी, क्या राजनीतिक टकराव थे, ये सब चीज़ें करके कैसे भारत ने जो है अपना विकास शुरू किया, इसके लिए एक योजना आयोग का गठन हुआ था। अगले वीडियो में हम ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, मैं आपके साथ हूँ। नमस्ते आप।